हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक सेक्शन 20 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अपना सेक्शन 21 से आगे चलते हैं। सेक्शन 21 121, ठीक है। सेक्शन 121 को जब देखते हैं तो उसमें क्या है, उसकी हेडिंग है जज एंड मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस हेडिंग से कुछ पता नहीं लगता कि इसमें सेक्शन में क्या क्या बोला गया है। और होता क्या है इस सेक्शन में, देखिए बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या किसी जज के जुडिशियल कंडक्ट के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब बात ये आती है कि जुडिशियल कंडक्ट क्या होता है। जुडिशियल कंडक्ट ये होता है कि जब किसी केस को हियर कर रहा है तो उसने अपना डिस्क्रिशन, जो उसके पास डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, उसने कैसे इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर कोई जो है फैक्ट जो है कोर्ट की नॉलेज में आ रहा है उस समय, जिस समय वो उस केस को हियर कर रहा है, उसके बारे में भी अगर आपको क्वेश्चन करना है, नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन करना ही है तो आपको उसके हायर अथॉरिटी से, या कहें जिस अथॉरिटी के अंडर वो काम करता है, उससे परमिशन लानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक है, जो है जुडिशियल कंडक्ट से रिलेटेड, जुडिशियल कंडक्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस सेक्शन में है, अभी सेक्शन पढ़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट अगर कोर्ट रूम में हो जा रही है तो क्या उस इंसिडेंट का जो है जज जो है विटनेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसका भी आंसर है पॉजिटिव में, कहाँ बन सकता है। लेकिन अगर जज जो है अगर किसी इंसिडेंट का जो कोर्ट रूम में हुई है उसका विटनेस बन रहा है तो वो एज ए ऑर्डिनरी विटनेस ही बनेगा, ठीक है। मतलब उसको भी कोर्ट में आना पड़ेगा और जो है विटनेस बॉक्स में भी आना पड़ेगा, उसको शपथ भी लेनी पड़ेगी। जैसे एक नॉर्मल विटनेस का फॉलो किया जाता है प्रोसीजर, विटनेस के लिए वही फॉलो करना पड़ेगा। यही दो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है इंसिडेंट के बारे में, इंसिडेंट इन कोर्ट रूम, ठीक है। इसमें कोई भी जो है ऐसी बात नहीं जो ना समझ में आए। फिर भी हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर कट जो है समझ में आ जाए। देखिए, जजेज एंड मजिस्ट्रेट हेडिंग है, उससे कुछ पता नहीं लग रहा है कि इसके बारे में क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला है, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ऑन कंडक्ट इन द कोर्ट, ठीक है। ऐसा जज और मजिस्ट्रेट कि उसके कंडक्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक कि आप उसकी हायर अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी के अंदर वो काम कर रहा है, ठीक है, उससे जो है परमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन द कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, या कोई भी चीज उसकी नॉलेज में आई है जब वो एज ए जज और मजिस्ट्रेट काम कर रहा है तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन करना है तो आपको उसकी जो है हायर अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी के अंदर वो काम करता है वहां से कुछ जो है परमिशन लानी पड़ेगी, सिंपल सा ही है। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइलेस्ट ही वाज सो एक्टिंग, ठीक है। लेकिन जब वो उसके जब वो कोर्ट रूम में बैठा हुआ है और कोई भी इंसिडेंट हो रही है उसके बारे में वो जो है विटनेस बन सकता है, ठीक है, या उसका एग्जामिनेशन हो सकता है। देखिए, इसमें जो पहला वाला इलस्ट्रेशन है वो एक बात को क्लियर कर दे रहा है, जो पहली वाली बात है, जुडिशियल डिस्क्रिशन वाली जो बात मैंने बताई है। इसमें क्या है, ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन सेज दैट डिस्पोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी मजिस्ट्रेट, वी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है, देखिए कि मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और मजिस्ट्रेट साहब ने कोई डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन मतलब आप इतना मान के चलिए डिस्पोजिशन, ठीक है, या कोई एविडेंस है, इसको इम्प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, ये उसका डिस्क्रिशन था और उसको उसने इस्तेमाल किया। अगर आपको इसके बारे में कि उसने इम्प्रॉपरली क्यों जो है एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हायर अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी के अंडर वो काम करता है वहां से परमिशन लानी पड़ेगी, ठीक है। और जो है बिना अथॉरिटी के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक। इसमें देखिए, जो पहला वाला ये तो इलस्ट्रेशन हो गया। इलस्ट्रेशन सी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सी जो इंसिडेंट वाली बात है उसको जो है कंफर्म कर देता है। ए इज एक्यूज ऑफ द ए accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst
ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी ए सेशन जज बी मे बी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट अकर्ड। ठीक है, इसमें भी सिंपल सी बात है कि कोर्ट ऑफ सेशन साहब बैठे हुए हैं, कह सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ही कर लो या मजिस्ट्रेट कर लो। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने कोई एक पुलिस ऑफिसर पे हमला कर दे रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो इंसिडेंट कोर्ट रूम में हुई है, उसके विटनेस बन सकते हैं। और अगर विटनेस बनेंगे तो क्या होगा कि उनको भी जो है एज ए ऑर्डिनरी मैन जो है विटनेस बॉक्स में आना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी और सारे एविडेंस दे सकते हैं। यही है सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना आपकी समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिए दूसरा सेक्शन देख लेते हैं। दूसरा मतलब 122। 122 में है क्या? सेक्शन 122। देखिए सेक्शन 122 में है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन इस सेक्शन से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, पीछे वाले से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है उसमें तो, और कभी कभी पीछे वाले में इलस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है। 121 में इलस्ट्रेशन दे देंगे उस, फिर जो है पूछेंगे इसमें। ठीक है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पूछ लेंगे। अब इस सेक्शन में क्या है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज में देखिए इसमें है बेसिकली इस चीज से डील कर रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं कोई, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ जब वो हस्बैंड वाइफ हैं तो शादीशुदा ही होंगे, और जब हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बीच में ड्यूरिंग हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, बिटवीन उनके बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो कम्युनिकेशन हुआ है उन दोनों के बीच में उसका एविडेंस देना चाहें तो वो नहीं दे सकते। ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ हैं ड्यूरिंग मैरिज, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो वो उसका एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए और अगर मान लीजिए अगर उनको एविडेंस देना है तो हस्बैंड जिसने कम्युनिकेशन किया है वो कंसेंट दे दे तब एविडेंस दे सकते हैं। मान लीजिए हस्बैंड ने कोई कम्युनिकेशन किया है और हस्बैंड कंसेंट दे रहा है, ठीक है, तो एविडेंस दिया जा सकता है। या हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही झगड़ा हो जाए, ठीक है दोस्तों, तब जो है एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और भी एक दो सिचुएशन है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए सेक्शन को जो जीस्ट है वो समझने की कोशिश कीजिए। सेक्शन का जीस्ट ये है, सिर्फ वर्ड के नीचे आपको एम्फसाइज करना है, कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, अब ड्यूरिंग मैरिज से समझ में आ रहा है कि मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन है जो मैरिज से पहले की है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, या मैरिज खत्म हो चुकी है, मान लीजिए मैरिज खत्म हो गई है, उसके बाद कम्युनिकेशन हो रहा है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। बाद वाला कम्युनिकेशन, अगर मान लीजिए कोई भी मैरिज हुई थी इन दोनों के बीच में और मैरिज के समय कम्युनिकेशन हुआ, बाद में उनकी शादी टूट गई, तब भी वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे ये बात है कि जब कम्युनिकेशन किया जाए तब उनके बीच में शादी है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा चाहे शादी टूट जाए। समझ में आ रहा है? यही है। और देखिए यही है, ठीक है, यही सारी बातें हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की। अब इसको सेक्शन को एक बार देख लेते हैं, इसमें जो और भी चीजें हैं वो बताते हैं। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज 122 सेक्शन को पढ़ते हैं। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, या जो कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी या वो कभी शादीशुदा रहा है, ठीक है, shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication। ना तो उसको जो है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, नॉर कहाँ गया, हाँ कम्युनिकेशन, unless the person who made it और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट, या तो वो कंसेंट दे दे जिसने कम्युनिकेशन किया है या उसके रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट दे दें, एक्सेप्ट इन द सूट बिटवीन मैरिड पर्सन्स। अगर मैरिड पर्सन्स के बीच में जो है
कोई कम्युनिकेशन है, ठीक है, ठीक है, अगर सॉरी, एक्सेप्ट इन द सूट बिटवीन मैरिड पर्सन, अगर कोई भी सूट मैरिड पर्सन्स के बीच में भी है तब ये नहीं है, जो कम्युनिकेशन उसमें उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। और प्रोसीडिंग इन विच ए वन मैरिड पर्सन प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, ठीक है, अगर जो केस हो रहा है, देखिए इसमें जो समझने वाली बात है, जो दोनों के बीच में जो केस हो रहा है, चाहे वो सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो जो है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में, मान लीजिए हस्बैंड वर्सेस वाइफ हो जा रहा है, ठीक है, और चाहे वो केस सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, तब वो एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है ड्यूरिंग मैरिज वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पहला ये हो गया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं केसेस इनमें जिनमें मैरिज जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज प्रोटेक्टेड नहीं है। पहली बात तो होगी कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही सिविल या क्रिमिनल नेचर का कोई केस हो रहा है तो जो कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरा आ जा रहा है कंसेंट वाली बात, कंसेंट, ठीक है। कंसेंट या तो जिसने रिप्रेजेंटेशन किया है, रिप्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट दे रहे हैं तब भी वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। देखिए तीसरा क्या है, तीसरी बात यह है, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की कम्युनिकेशन जो हुई थी ड्यूरिंग मैरिज उसको कोई थर्ड पार्टी सुन लेता है, कहने का मतलब ये है जो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज थी किसी थर्ड पार्टी की नॉलेज में आ जा रही है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी एविडेंस दे सकती है, थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन कैसे भी थर्ड पार्टी की, जैसे छुप के सुन लिया, ओवर हियर कर लिया है, कैसे भी अगर जो है उसकी थर्ड पार्टी की नॉलेज में आ गई वो जो कम्युनिकेशन, तो वो दे सकता है। देखिए चौथी बात है जो निकल के आती है, जो केस से निकल के आती है, वो केस को बताने के बाद बताता हूँ। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है और बहुत पूछा जाता है ये केस। इस केस पे जो है कई बार डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम पूछ ली जाती है जो केस के फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और कभी कभी ये डायरेक्ट केस भी पूछ लिया जाता है कि ये केस कहाँ का है। देखिए केस का नाम है राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इस केस में हुआ क्या है, इस केस के फैक्ट को समझिए तो ये पूरा सेक्शन आपकी एकदम क्लियर कट हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो एक पड़ोसन का मर्डर करके आता है, मतलब पड़ोसन लेडी है कोई, उसका मर्डर करके आ रहा होता है और घर पे आता है, ठीक है। जिस समय घर में घुस रहा होता है तो वाइफ उसे देख लेती है और देखती है कि जो है वो कपड़े चेंज कर रहा है अपने जो है, और कपड़े चेंज करता है, उसे आते देख लेती है और उसका जो कंडक्ट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है कि वो घबराया हुआ है। तो हस्बैंड नहा धो के फिर उसके पास आता है वाइफ के पास और वाइफ को एक ज्वेलरी देता है। तो वाइफ पूछती है कि जो ज्वेलरी आप कहाँ से लाए हैं, हस्बैंड से पूछती है। तो हस्बैंड कहता है ये ज्वेलरी मैं उस जो है पड़ोसन का मर्डर करके लाया हूँ। समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, वाइफ एविडेंसेस देती है उसके अगेंस्ट। तो जो बात है कि उसने जो कहा, हस्बैंड ने कहा कि मैं उसका मर्डर करके आया हूं, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है, ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है, इस चीज के एविडेंस नहीं दिए जा सकते, ठीक है। लेकिन जो वाइफ ने जो बातें ऑब्जर्व करी कि वो जो आ रहा था जो है डरा हुआ था, या उसने जो है जो इंसिडेंट करने के बाद बात ली, कपड़े चेंज किए, ये सारी बातें क्या हैं, वो कंडक्ट हैं, हस्बैंड का कंडक्ट है। इस चीज के एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, कंडक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यही बात था इसमें, जो कंडक्ट के एविडेंसेस थे हस्बैंड के, उनको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो चौथी बात यहां पर निकल के आ जाती है कंडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सेक्शन से अगर कभी जो है केस पूछा जाएगा तो राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं लेकिन ये लीडिंग केस है तो ये बताना जरूरी समझा है दोस्तों, ठीक है। सेक्शन अब अपने हो गए 122 तक हो गए, आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात ऐसी है जो आपकी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको तुरंत
क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप जो समझाना चाह रहा हूँ वही समझें, ठीक है। अगला सेक्शन है 123, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। 123 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट अनपब्लिश्ड है, कोई अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसके एविडेंस कोर्ट में नहीं दिए जा सकते। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अगर अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश नहीं हुआ है अभी, उसके कोर्ट में एविडेंस नहीं दिए जा सकते। अगर एविडेंस देने हैं तो आपको जो उस डिपार्टमेंट का जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है उसके हेड से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हेड परमिशन दे देता है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को जो है एज एविडेंस देने की, तो दे सकते हैं, नहीं दिया तो मतलब वो प्रिविलेज क्लेम कर सकता है उस पर। सिंपल सा है इसमें, ठीक है। इसमें जो सेक्शन में पहले वो डील कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस वही रहना चाहिए। तो इसमें एक मैक्सिम पूछी जाती है कि जिस जो है सॉलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, ठीक है। ये मैक्सिम है जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट इज सुप्रीम, पब्लिक इंटरेस्ट इज सुप्रीम, ठीक है। देखिए होता क्या है, देखिए एक कोई भी अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको पब्लिक नहीं करने का रीजन होता है। उसमें क्या रीजन हो सकते हैं उसको पब्लिक न करने के, कि उसमें मान लीजिए कुछ फॉरेन रिलेशंस के बारे में लिखा है, कुछ जो है ऐसी बातें लिखी हैं जिनको डिस्क्लोज कर दिया जाए तो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो सकता है। उसमें डिफेंस डील के बारे में लिखा है। इस तरीके के जो अफेयर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो सारी बातें लिखी होती हैं, तो उनको अनपब्लिश रखा जाता है। अगर अनपब्लिश डॉक्यूमेंट का अगर आपको जो है एविडेंस देना है तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये है। और इसमें क्या है, देखिए ये मैक्सिम क्यों इससे रिलेट कर रही है, क्योंकि इसमें क्या है पब्लिक इंटरेस्ट को सुप्रीम रखने की बात है। तो इसमें भी जो क्लैश हो रहा है सेक्शन में कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में, तो कोर्ट का झुकाव जो है पब्लिक इंटरेस्ट के बीच की तरफ है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अब देखिए मैं पूरा जो है वो सिस्टम समझाता हूँ, ये सेक्शन में कैसे यूज में आता है। जैसे मान लीजिए कोई ए वर्सेस बी केस हुआ और ए ने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स पे जो है अपने एविडेंस देने की कोशिश करी कि जो कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उस हेड के परमिशन लेने चाहेंगे जिस डिपार्टमेंट में वो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट रखा होगा। तो हेड मान लीजिए मना कर देता है कि हम नहीं देंगे जो है उसको अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को जो प्रोड्यूस करने की। तो ये फिर क्या होगा कि ये सब कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट उनसे कहेगा कि आप जो है ऐसा करिए, पहले ये बताइए कि वो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है या नहीं है। अगर अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड नहीं है तो आप उस पर प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते, उस डिपार्टमेंट से कहेगा और खुद मंगा लेगा कि लाओ आप उस डॉक्यूमेंट को दिखाइए कि अगर उसमें अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड होंगी बातें तो हम जो है उसको मना कर देंगे कि इसके एविडेंस नहीं दे सकते। अगर उसमें नहीं है तो कह देंगे कि दो इसके एविडेंस। देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 162 को जब पढ़ेंगे, 162 इंडियन एविडेंस एक्ट का, ही इंडियन एविडेंस एक्ट का 162 दोस्त ये बात कहता है, दोनों को सेक्शंस को एक साथ ले रहे हैं, 123 ठीक है और 162 को। 123 में कहा गया है कि अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट का अगर आपको एविडेंस देना है तो आपको हेड ऑफ स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हेड ऑफ स्टेट क्या करता है कि उसमें कह देता है कि हम इसके डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तब क्या होगा, तो कोर्ट के पास ये पावर है जो 162 देता है कि कोर्ट उस हेड ऑफ स्टेट से कहेगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को लेके आइए, हम देखेंगे ये इसमें अफेयर्स ऑफ स्टेट्स की बात है भी या नहीं भी है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम जो है उसके एविडेंस दिलवा देंगे, ठीक है। अगर है तो आपको प्रिविलेज क्लेम करने दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 162 में कोर्ट के पास ये पावर है,
कोर्ट, देखिए 162 को आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, कोर्ट किसी भी विटनेस से ये कह सकता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप हमें भेजिए। अगर आप उस पर कोई भी जो है ये कहते हैं कि हम इसके एविडेंस नहीं दे सकते या उस ठीक है, उसको रिटेन करने की बात कहते हैं, तो कोर्ट कहेगा आप लाइए, हम उसको देखेंगे, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं कि नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये पावर है। तो जो जो अब तक जो हमको लग रहा था कि जो हेड ऑफ स्टेट के पास पावर है, तो वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट को मैं दोबारा भी बता दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। पहले आप सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन क्या है? नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड कोई अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके एविडेंस नहीं दिए जा सकते, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो है परमिशन से दिए जा सकते हैं। हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक फिट, कि वो देगा या नहीं देगा ये बात जो है वो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, ये ही जो बात है कि वो उस चीज के एविडेंस देने से जो है अगर मना कर देता है तब की बात थी ये। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट से जब डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो एक एफिडेविट फाइल करता है कि साहब मैं इस पे प्रिविलेज क्लेम कर रहा हूँ, इसके एविडेंस नहीं दे सकते। तो उस जो एफिडेविट फाइल करता है हेड ऑफ द स्टेट, तो उसमें सारे रीजंस भी बताता है कि हम क्यों कर रहे हैं इसको, जो है इसके डॉक्यूमेंट्स पे प्रिविलेज क्लेम क्यों कर रहे हैं। तो वो जो एफिडेविट लगाता है, अगर कोर्ट उस एफिडेविट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ऐसी बात है, तो कह देगा ठीक है कोई बात नहीं है, मत दो, इसके एविडेंस नहीं दिए जा सकते। अगर उसको लगा कोर्ट को कि नहीं ये फालतू में ही जो है फिर जो है इसको रोके पड़े हैं या अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड नहीं है, तो कोर्ट उसको कहेगा कि हाँ इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है। ये जो मैक्सिम है दोस्तों, एक बार बेयर एक्ट पे लिख लीजिएगा, मैक्सिम काफ़ी पूछी जाती है इस सेक्शन से। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो इसी पॉइंट से बनता है। ठीक है, या डायरेक्ट बन जाता है अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अगला भी सेक्शन बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। अगर उसकी बेयर रीडिंग ही कर लेंगे तब भी जो है काम चल जाता है उस सेक्शन का। 124 देखिए, 124 में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहाँ दिया गया है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में जो है प्रोविजन कहाँ पर है, लिख दे रहा हूँ वैसे ही, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें है क्या, देखिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन यही है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन किसी दो ऑफिसर के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सिंपल सा है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अगर ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कोई कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। व्हेन ही कंसीडर दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय सच डिस्क्लोजर, कि अगर वो डिस्क्लोज कर देगा तो उससे पब्लिक इंटरेस्ट को हानि होगी, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिंपल सा है। लेकिन पूछा काफी, इसका जो सेक्शन नंबर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। 125 सेक्शन 125 को देखिए। इसमें 125 में इतनी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, सॉरी देख लेता हूँ, मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, तो उसको ये जानकारी मिल जाती है कि कोई ऑफेंस घटित हुआ है। ठीक है, तो वो जिसने जानकारी दी है कि कोई भी ऑफेंस घटित हुआ है तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। या कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता है कि रेवेन्यू ऑफेंस कहीं हुआ है, तो वो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिंपल सा सेक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एन इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उसको किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में कहाँ से जानकारी मिली, पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट द इन्फॉर्मेशन एज द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। अगर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको कोई रेवेन्यू ऑफेंस के बारे में कहीं से कोई जानकारी देता है तो वो भी उसकी जो है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिंपल सा सेक्शन है। देखिए दोस्तों, ये सेक्शन अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए हमने। देखिए, सेक्शन
121 में जज एंड मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ लिया। 122 में कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के बारे में पढ़ लिया। 123 में अफेयर्स ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ लिया। 124 में ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया। 125 में ये पढ़ लिया कि मजिस्ट्रेट और जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो उसको किसी ऑफेंस के बारे में किसने जानकारी दी है ये डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आप जो है याद रखिएगा। धन्यवाद।